जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का दूसरा क्लास करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ाया, प्रीएम्बल्स पढ़ाया था, जिसे काफी डिटेल में पढ़ाया मैंने, और उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैंने डील किया था, ठीक है। आप लोग क्लास देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए क्लास को, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आज हम लोग संविधान की जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जो मुख्य भाग जहाँ से प्रारंभ होता है संविधान का, उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता हो कि अभी आर्टिकल में कितने, अभी संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स कितने हैं? 465, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस समय संविधान में कितने आर्टिकल्स थे? 395। अभी कितने हैं? 465। तो इतने सारे आर्टिकल्स को याद नहीं किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है याद करना, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे, उसे याद करने की कोशिश करेंगे। 465 आर्टिकल हमें याद नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा, अभी संविधान में भाग कितने हैं? पार्ट्स कितने हैं? 25 भाग है, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ तो उस वक्त कितने भाग थे? 22 भाग, ठीक है। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां कितनी है? शेड्यूल कितनी है? अनुसूचियां 12 अनुसूचियां, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। ये पूछता है कि वर्तमान में संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो 465। कितने भाग हैं? 25 भाग है। और अनुसूचियां कितनी है? 12। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी थी? 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो हम लोग इसी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, अनुसूचियां को डील करेंगे, ठीक है। और भाग वाइज, पार्ट वाइज सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्लास होगा, सॉरी दूसरा क्लास, तो पहले मैंने प्रीएम्बल्स पढ़ा दिया है, तो जो दूसरा क्लास होगा, संघ और इसके परिक्षेत्र। आप लोग अगर संविधान को पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से हमारा आर्टिकल प्रारंभ होता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में इसका उल्लेख है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। इसका उल्लेख कितने आर्टिकल्स में है? आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक में, ठीक है। अगर भाग बोला जाए तो भाग 1 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा किस भाग में है और कितने आर्टिकल्स में है, ठीक है। एक एक करके सभी आर्टिकल्स को डील करेंगे, और ये भाग हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, संघ एवं इसका परिक्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, बहुत कुछ जानने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप पेशेंस रख के क्लास को देखिए, और अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस भाग का उल्लेख कितने में है? भाग 1, 1 में, ठीक है। आर्टिकल्स किसके किसके बीच में? 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। देखिए, हम लोग जब प्रीएम्बल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि नेचर ऑफ इंडिया, भारत की प्रकृति कैसी है। जब हम प्रीएम्बल्स को पढ़ते हैं तो उससे मूल तत्व तो निकल के आता है, जिसमें बताया गया है कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का नेचर कैसा है, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है, ठीक है। क्या बताया था? संप्रभु संपन्न राज्य, ठीक है। क्या है? संप्रभु संपन्न राज्य। हमारी संप्रभुता को, हमारे देश की संप्रभुता को जो आर्टिकल्स कायम रखी है वो है यही, 1 से लेकर 4 तक में। 1 से 4 तक में जितने भी प्रावधान है वो हमारे देश की संप्रभुता को कायम रखती है, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखती है, ठीक है। और ये हमारे संविधान के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना, ठीक है। क्योंकि ये हमारी संप्रभुता को, हमारे देश की जो संप्रभु संपन्न राष्ट्र है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए
अब हम लोग एक एक आर्टिकल को जानते हैं, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। देखिए 1 से 4 आर्टिकल इसमें है। कितने आर्टिकल है? 1 से 4, मतलब 4 आर्टिकल को पढ़ना है। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो 1 और 3, 2 आर्टिकल्स को याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। बाकी वो 2 और 4 जो आर्टिकल्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल्स को डील करते हैं, फिर आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 1 को देखते हैं, इसमें क्या प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 1 में या अनुच्छेद 1 में ये भारत की डिफिनेशन, मतलब भारत की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो भारत क्या है, ठीक है। इसमें भारत के बारे में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेट। ग्रुप ऑफ स्टेट, ठीक है, ये नहीं है। ये कौन है? अमेरिका, और ये इंडिया। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। अमेरिका क्या है? राज्यों का समूह है। वहां पर जो राज्य है, ठीक है, कितने राज्य है अमेरिका में? 50 राज्य है, ठीक है। ये एक ट्रीटी के तहत, एक संधि के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संधि के तहत, किसके तहत? ट्रीटी, एक संधि के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक यूनियन या फिर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो राज्य है और केंद्र के बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। इनके लिए कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका है वहां पे जो 50 स्टेट है वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे अलग होने का कॉन्सेप्ट है कि जो 50 स्टेट है अमेरिका में वो अलग हो सकते हैं केंद्र से। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि भारत में जो स्टेट है, राज्य है, ठीक है, वो किसी समझौते के तहत केंद्र में शामिल नहीं हुए, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका में केंद्र और राज्य के बीच में एक समझौता हुआ है, ट्रीटी हुआ है और उसके तहत शामिल है, ठीक है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी और आगे चल के भविष्य में बहुत सारे स्टेट ऐसा हो सकते थे, संभावना उस समय थी कि बहुत सारे स्टेट भारत से अलग होने के लिए विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए भारत को राज्यों का संघ बनाया गया, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल जो 1 है उसमें क्या प्रावधान है? भारत की परिभाषा दी गई है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेट, राज्यों का समूह, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। और आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 है, उससे क्या चीजें निकल के आती है? इससे 2-3 बातें निकल के आती है, ठीक है। पहला, आर्टिकल 1 में जो भारत है, ठीक है, या फिर इंडिया, इंडिया को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में। 3 क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। जो पहला क्षेत्र वो क्या है? राज्य। जो दूसरा क्षेत्र वो क्या है? यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा क्षेत्र है अधिग्रहित क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। 3 क्षेत्रों में भारत को बांटा गया। पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा अधिग्रहित क्षेत्र। अब एक्वायर्ड टेरिटरी क्या होता है? वह क्षेत्र जो भारत का भाग नहीं है, लेकिन भारत भविष्य में या कभी भी किसी क्षेत्र को अक्वायर करता है, ठीक है, भारत में शामिल करता है, तो उस क्षेत्र को अधिग्रहित क्षेत्र बोला जाता है या इंडियन टेरिटरी बोला जाता है। तो आर्टिकल 1 में भारत को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्र में। पहला राज्य, दूसरा यूटीज मतलब संघ शासित प्रदेश और तीसरा अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 1 से अब क्या समझे? इसमें क्या है? भारत की परिभाषा है, ठीक है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। और भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से? स्टेट, संघ शासित प्रदेश, यूटीज एंड अधिग्रहित एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो
भारत की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15। ठीक है, इसको मैंने डील किया। और इसी का जो सब क्लॉज है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्लॉज सी। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, या फिर इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बेरूबाड़ी जो मामला था, बेरूबाड़ी मामला या वाद कब 1960, इसमें से आर्टिकल का उल्लेख किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्लॉज सी में ये उल्लेख है कि भारत जो है या फिर संसद, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को, जो भारत का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह से घटा नहीं सकती, यानी कि अपना कोई भी क्षेत्र किसी भी स्टेट या किसी भी दूसरे देश को नहीं दे सकती है। अब उसका जो मुख्य भाग है उसमें किसी तरह से उसको अलग नहीं कर सकती, बल्कि उसमें ऐड कर सकती है। भारत या संसद ऐसा कर सकती है कि कोई दूसरा क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका का कोई क्षेत्र जीत करके उसको भारत में शामिल कर सकती है। ठीक है, ये इसके पास अधिकार है संसद के पास। लेकिन कोई अपना क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, तो कश्मीर या कोई क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं दे सकती। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 क्लॉज 3 में। ठीक है, संसद जो है वो किसी भी क्षेत्र को दे नहीं सकती, जबकि किसी भी क्षेत्र को अपने परिक्षेत्र में या अपने भूभाग में शामिल कर सकती है। इसका उल्लेख यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, और अनुच्छेद 1 को भी याद रखना है कि उसमें भारत की परिभाषा दी गई, भारत को डिफाइन किया गया, भारत क्या है। ठीक है, तो चलिए, और दूसरा आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 2 क्या बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 1 समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या बोला गया। आर्टिकल 2 जो है, अनुच्छेद 2 जो है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि भारत यानी कि संसद अगर भविष्य में किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, जो भारत का भूभाग नहीं है, ये भारत का भूभाग है, ठीक है, अंडमान निकोबार इधर है, ठीक है, ये भारत का भूभाग है, बोलता है कि भविष्य में कभी भी अगर भारत, जैसे कि यहाँ पे नेपाल है, इधर भूटान है, ठीक है, अगर मान लीजिए भारत नेपाल का कोई क्षेत्र एक्वायर करता है, ठीक है, नेपाल का कोई क्षेत्र एक्वायर कर लेता है, ठीक है, और उसे राज्य का दर्जा देता है, राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। किसके तहत? 2 के तहत। अगर इसका परिभाषा समझे, ठीक है, तो भारत भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र को राज्य बनाने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग करेगा। वो क्या है? आर्टिकल 2। आर्टिकल को समझना जरूरी है। ठीक है, याद, जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगे कि आर्टिकल में क्या बोला गया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि वह क्षेत्र जो भारत भविष्य में अधिग्रहित करता है, ठीक है, उसे राज्य का दर्जा देने के लिए, उसे राज्य बनाने के लिए हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी अधिग्रहित क्षेत्र को राज्य बनाएंगे। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 2 में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3, वो काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 3 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये उपयोग होते रहता है। ठीक है, झारखंड बना है आर्टिकल 3 के तहत ही बना है। ठीक है, इसे समझते हैं, जैसे अभी आर्टिकल 2 जो हमने समझा, वो क्या समझा कि कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र जो भारत का मुख्य भूभाग नहीं है, ठीक है, उसको अगर हम राज्य बनाना चाहते हैं, उसे अधिग्रहित करके राज्य बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई क्षेत्र, जैसे भारत का भी भूभाग ये है, ठीक है, इसी में से कोई अगर नया स्टेट बनाना, मतलब भारत के मुख्य भूभाग में ही अगर क्षेत्र का परिवर्तन करके एक नया स्टेट बनाना है, जैसे यहाँ पे जो झारखंड बना, ठीक है, झारखंड बना, वो बिहार से कट के बना था, ठीक है, वैसे छत्तीसगढ़ जो बना वो एमपी से कट के बना था। तो क्या हुआ कि एमपी को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, झारखंड को अलग करके, सॉरी, बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया, उसी का यूपी को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो किसी राज्य के जो भूभाग है उसको अलग करके एक नया स्टेट बनाया जा रहा है, तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत। क्वेश्चन आप पे यही से रहता है, बोलता है कि किसी भी
नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ठीक है, तो आर्टिकल 3 के तहत, इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 2 समझ गए। आर्टिकल 2 क्या है कि भारत का मुख्य भूभाग जो नहीं है, या भारत का जो भाग में शामिल नहीं क्षेत्र है, अगर उसे भारत अधिग्रहित करता है, कोई क्षेत्र को अपने कंट्री में शामिल करता है, ठीक है, और फिर उसे राज्य बनाता है, तो आर्टिकल 2 के तहत करेगा। लेकिन जो भारत का जो मुख्य भूभाग है ये, ठीक है, इसमें से अगर किसी भी स्टेट का सीमा को परिवर्तित करके कोई नया स्टेट बनाता है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकता है उसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। 2 या 2 से अधिक राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर नया स्टेट बना सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्यों के सीमा को बढ़ा सकता है। तीसरा, राज्यों के सीमा को घटा सकता है। चौथा, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी स्टेट का नाम भी बदलना है तो संसद करेगी, और संसद आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का नाम परिवर्तित कर सकती है। ऐसा नहीं कि राज्य अपना नाम खुद से बदल दे, ठीक, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी पहले उड़ीसा था, ठीक है, अब ओडिशा हो गया है। पहले क्या था? उड़ीसा, अब क्या हो गया? ओडिशा। तो ये नाम जो परिवर्तन किया गया है, ये कौन करेगा? किसी भी स्टेट का नाम कौन परिवर्तन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, और संसद किस आर्टिकल के तहत करेगी? आर्टिकल 3 के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों को अलग करके, या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करके एक नया स्टेट बना सकती है। किसी एक राज्य को अलग करके नया स्टेट बना सकती है, ठीक है, या फिर 2 राज्यों को मिला करके एक नया स्टेट बना सकती है। ठीक है, ये दूसरा, किसी भी राज्य की सीमा में बढ़ोतरी कर सकती है, बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, या राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन इस आर्टिकल को प्रयोग करने के लिए संसद को 2 शर्तों को फुलफिल करना होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद खुद से नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके लिए 2 शर्त निर्धारित की गई। आर्टिकल 3 का प्रयोग करने के लिए संसद को 2 शर्तों का पालन करना होगा। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि ये जो विधेयक आएगा, ठीक है, किसी भी स्टेट के निर्माण के लिए जो विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, जो कानून लाया जाएगा, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा पहले इसका अधिसूचना या फिर अधिसूचना लाया जाएगा, फिर संसद में विधेयक लाया जाएगा। पहला ये है, ठीक है, संसद खुद से नहीं ला सकती, राष्ट्रपति उसके लिए अनुमोदन करेंगे तभी संसद ला सकती है। दूसरा, जो राज्य प्रभावित होगा, ठीक है, जो राज्य प्रभावित होगा उसके विधानसभा से अनुमति ली जाएगी, या फिर अनुमति नहीं बोल सकते हैं, सुझाव लिया जाएगा, या फिर उसका विचार जाना जाएगा। ठीक है, सुझाव लिया जाएगा, इसे याद रखिए। 2 पूर्व शर्त क्या है आर्टिकल 3 का प्रयोग करने के लिए? संसद अपने से अपने से मतलब विधेयक नहीं ला सकती है संसद, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। और दूसरा, जो राज्य इससे प्रभावित होंगे, जो विधेयक लाया जाएगा उससे जो राज्य प्रभावित होंगे, उसके विधानसभा से उसका मत या फिर उसका निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये निर्णय मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है, फिर राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य, सिर्फ इसका सुझाव लिया जाएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ सुझाव। ठीक है,
और ये एक समय सीमा के अंदर इनको सुझाव देना होता है। जब विधेयक यहाँ पे संसद में पेश होती है, संसद के बाद ये उस स्टेट जो स्टेट प्रभावित होने वाला है, जैसे झारखंड अलग हो रहा था तो बिहार को भेजा गया होगा, ठीक है, बिहार विधानसभा जो उसको कार्य कर रही थी तो बिहार को भेजा गया वो विधेयक, और उससे उसका जो मत थी उसका सुझाव लिया गया होगा, ठीक है, एक समय सीमा के अंदर। और सुझाव क्या है, केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती, उसी जानना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं या फिर क्या आप चाहते हैं, ठीक है। सुझाव लेने के बाद ये विधेयक आप और जब पारित हो जाएगा तो नया स्टेट का निर्माण हो सकता है या फिर नया स्टेट का नाम में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 था। इसको काफी ध्यान से आप लोग देखिएगा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। क्या इसमें आर्टिकल 3 में क्या कर सकते हैं हम, किसी भी स्टेट का पुनर्निर्माण या फिर उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि किसी भी स्टेट का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और इसके लिए 2 शर्तें हैं, ठीक है। इसे समझना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि राज्यों का गठन इसी आर्टिकल के तहत होता है, तो आपसे क्वेश्चन भी यहीं से पूछेगा, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नए राज्य का गठन होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब जो इसका लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 4, ठीक है, अनुच्छेद 4, उसको देख लेते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप याद नहीं भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 4 इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, संसद में जो विधेयक लाया जाएगा उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला गया है, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन के का प्रावधान है, आर्टिकल 368 में, तो इस संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्या है, नहीं, यानी कि साधारण विधेयक द्वारा ही हम इसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, अधिग्रहित क्षेत्र का, या फिर किसी भी स्टेट का 2 भाग में डिवाइड करके 2 स्टेट का निर्माण कर सकते हैं, किसके, साधारण विधेयक द्वारा, साधारण विधेयक द्वारा। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे आर्टिकल 4 में सिर्फ इसी बात का उल्लेख किया गया कि किसी भी स्टेट के निर्माण के लिए, ठीक है, जैसे जब झारखंड बन रहा होगा, ठीक है, जब बन रहा था तो उसके लिए जो विधेयक लाया गया उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। साधारण विधेयक जैसे कानून बनता है उस तरह के विधेयक ला करके साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा हम इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये 4 आर्टिकल थे, और ये 4 में से आपको 2 जरूर याद रखने हैं, एक आर्टिकल 1 और एक आर्टिकल 3, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि जो फर्स्ट अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें सभी राज्यों का क्षेत्र, नाम और क्षेत्र का उल्लेख, ठीक है। प्रथम अनुसूची, इसमें क्या उल्लेख है, सभी राज्यों के नाम, दूसरा इसका परिक्षेत्र, यानी कि इसकी सीमाएं, ठीक है, सभी राज्यों के नाम और इसकी सीमाएं का उल्लेख कहां पे है, प्रथम अनुसूची में, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4 आर्टिकल से मैं 2 आर्टिकल आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। दूसरा, फर्स्ट शेड्यूल को याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल में किस बात का उल्लेख किया गया, तो विभिन्न स्टेट के साथ साथ यूटीज भी है, ठीक है। यहाँ पे यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का उल्लेख है, ठीक है। दोनों के नाम और उसके परिक्षेत्र का उल्लेख है, जिसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो नागरिकता पे होगी, ठीक है, सिटीजनशिप पे होगी। और अगर क्लास आपको अच्छा लगे, जानकारी बढ़िया लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो जुड़े और जानकारी ले सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और एक बात और, कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फिर से उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।